ठीक है, तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ थर्ड एनएफ। अब स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ थर्ड एनएफ का मतलब क्या है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, जो हो गया हमारा सेट। अब हम देखते हैं थर्ड एनएफ बोलता क्या, सॉरी बीसीएनएफ बोलता क्या। बीसीएनएफ क्या बोलता है, पहली चीज ये इट्स फॉलो बीसीएनएफ स्ट्रिक्टली फॉलो थर्ड एनएफ। ठीक है, स्ट्रिक्टली थर्ड एनएफ को फॉलो करता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, यही एक चीज है इसके अंदर जो मेरे को समझ में आई थी कि बीसीएनएफ जो है वो स्ट्रिक्टली थर्ड एनएफ को फॉलो करता है। हालांकि चीजें बहुत सारी आ जाएंगी, चीजें बहुत सारी मतलब इन द सेंस हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल आ जाएगा कि जिससे हमें समझ में आएगा यस ये थर्ड एनएफ को क्यों फॉलो करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि एग्जाम्पल एक्चुअली है क्या। तो एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें बीसीएनएफ स्ट्रिक्टली थर्ड एनएफ को फॉलो कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल क्या बोलता है, अब जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल था, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला एग्जाम्पल था कि वी हैव दिस टेबल। ठीक है, ये टेबल मेरे पास अवेलेबल थी। अब मैंने क्या करा, ओके, ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सी चीज बोली कि भाई आपके पास एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। तो हमने क्या करा, हमने एक बहुत सिंपल सी कहानी यहाँ पे बुननी स्टार्ट करी। ये हमने बोला कि भाई अगर टेबल की डिपेंडेंसी ऐसी है, कैसी, आपने बोला कि अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है एंड दूसरा आपके पास डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, क्या था, दूसरा आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है एंड दिस डिपेंड्स, सॉरी, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो आपको क्या निकाल के दे रही है, वो आपको निकाल के दे रही है, क्या निकाल के देगी, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, डिपेंडेंसी किस पे है इसकी, एम्प्लॉय नेम पे, मतलब एम्प्लॉय नेम निकाल के देगी, मतलब बोथ आर कंपोजिट की। ठीक है, अब पॉइंट क्या हुआ कि भाई एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी से निकल जाएगा एंड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी से भी एम्प्लॉय नेम निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये थर्ड एनएफ था पूरा का पूरा, कि इन दोनों के बेसिस पे आप एम्प्लॉय नेम निकाल रहे थे। एम्प्लॉय नेम डिपार्ट एम्प्लॉय आईडी के पास आता, एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी कैसे मिलती, डिपार्टमेंट आईडी से मिलती। काइंड ऑफ इस टाइप का हमने एक सिनारियो क्रिएट किया था, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि सपोज जब ऐसा होता है तो उसमें क्या है, अब इसमें क्या बोला है, कहानी ये बोली कि सपोज ये दोनों जो है, कौन सी, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी जो है आपकी क्या है, ना तो एम्प्लॉय आईडी आपकी सुपर की है, ठीक है, ना ही आपका कौन सुपर की है, क्या लिखेंगे इसको, नीदर एम्प्लॉय आईडी इज सुपर की और, सॉरी, नॉर डिपार्टमेंट आईडी इज सुपर की। समझ गए, दोनों ही हमारे क्या हैं, सुपर की नहीं है। तब इस केस में क्या होगा, ये क्या बोलेगा कि बीसीएनएफ का जो रूल है वो वायलेट हो रहा है।
it violated BCNF rules. ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया? मतलब डिपेंडेंसी तो बनाई, लेकिन डिपेंडेंसी कैसी है? पूरी नहीं है। मतलब काइंड ऑफ थिंग कि वो दोनों आपकी कीज नहीं थी, तो की नहीं है तो वो सुपर की तो होगी नहीं। तो इस केस में क्या होगा? डिपेंडेंसी तो लेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो दोनों चीजें आपकी बीसीएनएफ रूल के अंदर नहीं आती। मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो थर्ड एनएफ है वो उसको फॉलो अप करती है। सॉरी, थर्ड एनएफ के उसमें जो रूल्स है ना उसको फॉलो अप नहीं करती। क्लियर हुआ? आवाज आ रही है? यस और नो बोलो, वरना मैं कंसिडर करूंगा कि आ गया। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको समझ में नहीं आया, आपने क्वेश्चन नहीं पूछे, मैं कंसिडर सर करूंगा। डिपार्टमेंट आईडी से एम्प्लॉय नेम कैसे निकाल सकते हैं? सारे तरीके भाई, मेरे पास अगर डिपार्टमेंट आईडी है, सपोज 101 इज द डिपार्टमेंट आईडी, तो 101 डिपार्टमेंट आईडी में कितने एम्प्लॉयज हैं? उसने बोला 5 एम्प्लॉय है, तो 5 एम्प्लॉयज में से मेरे पास किसी भी एक एम्प्लॉय आईडी को मैंने मैच कर लिया। सपोज 201 इज माई एम्प्लॉय आईडी, तो उस एम्प्लॉय आईडी 201 एम्प्लॉय आईडी किस परसेंट की, तो मैं ऐसे नेम भी निकाल सकता हूँ। सर यूनिक नेम थोड़ी ना पता लगा सकते हैं, जैसे एक नेम डिपार्टमेंट पता आईडी चलता में है, अगर अगर आपके पास डिपार्टमेंट की आईडी 101 है तो डिपार्टमेंट तो हो गया आपका अलग। अब उसमें आपके 201, 202, 203 ये आ रहे हैं। अब 201 पे कोई और पर्सन है, सपोज राहुल इज ऑन 201, अरमान इज ऑन 202, तरुण इज ऑन दिस वन 203। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं 101 में 202 नंबर पे जो एम्प्लॉय है वो उसका डेटा दे दो, निकाल लोगे? हाँ जी अरमान, हेलो, अरे भाई एग्जिस्ट हो? यस सर, आवाज आ रही सर है मेरी? अभी अर्थक्वेक आया। क्या हुआ? हाँ सर अर्थक्वेक अर्थ आया है। क्या क्या? अर्थक्वेक आया सर। अर्थ कोई गाया? यस। यस सर मेरा बेड हिल गया। ऐसे कैसे बात? आलोक सर आया क्या अर्थ कोई आपके पास भी? आप तो सर बेसमेंट में हो। सर मैं तो बेसमेंट में हूँ। मैं तो मुझे तो जल्दी भागना पड़ेगा फिर तो। नहीं आया हाँ। क्या? नहीं सर, मुझे हाँ नहीं सर, पता चला वैसे। गया, आ गया, गया ना? गया सर। चलो कोई ना, दिल्ली में कुछ नहीं गिरता अभी। अरे नहीं सर, क्या हो गया? नीचे से मेट्रो जाती है दिल्ली में। सर आलोक सर तो वैसे भी ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, लोअर ग्राउंड में है। माइनस में। लोगों को ऊपर से नीचे आना है, इनको नीचे से ऊपर भागना पड़ेगा पहले। सर नहीं भाग पाया तो सबसे ऊपर जाऊंगा। सर सिंगल ओपनिंग है बेसमेंट की। अच्छा, अरे कैसी बात कर रहे हो, शांत रहो। दिल्ली में भाग के कहाँ जाओगे? वैसे भी जगह नहीं है वहां पर। अरे डोंट वरी, दिल्ली में नहीं आते भाई। मैं 15th फ्लोर पर रहता हूँ, वो गुड़गांव जैसी जगह पे, और उधर से तो मेरे पास भागने का ऑप्शन भी नहीं होता, और कभी नहीं गिरता कुछ, इतने सारे झेल लिए। हाँ जी, अब बताओ मुझे, बीसीएनएफ समझ में आया? अरे तो कोई भी समझ गया बीसीएनएफ खतरनाक है। हाँ जी, क्या हो गया? सदमा लग गया क्या अभी ऐसे इसका? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। हाँ बोलो, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके, अरमान। यस सर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर मैं ये कह रहा हूँ 101 में दो डिपार्टमेंट दो भी तो हो सकते हैं, उसमें भी एक और अरमान हो सकता है, जैसे 301 में एक तरुण हो सकता है। एक बार और बोलो सिनेरियो पूरा। सर 101 डिपार्टमेंट में हम्म
204 पर एक और राहुल तो भी तो हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, जैसे आप जो बोल रहे हो ना दिस इज पॉसिबल, बट इसमें क्या होता है बीसीएनएफ वाले पोर्शन में, सपोज जैसे एक मेरे को एक इमेज मिली है, ठीक है, आई शो यू दिस इमेज एंड इट्स वेरी इजी। मैं आपको इमेज का पोर्शन दिखाता हूँ। इमेज मिली मतलब एक एग्जाम्पल मैं इमेज पे ढूंढ रहा था कि कोई और एग्जाम्पल टेबलर एग्जाम्पल मिल जाए। सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट नंबर है, ठीक है, उस इमेज में क्या क्या है मैं बता देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट नेम है, ठीक है, मेरे पास एक फोन नंबर है स्टूडेंट का, और मेरे पास क्या है, उन्होंने कुछ वो ले रखा है पी नेम वगैरह कुछ भी, प्रोफेसर नेम है, ठीक है। ये मेरा प्रोफेसर फोन नंबर नहीं है, ये मेरा प्रोफेसर नंबर है, ठीक है। क्या हो गया इसको, कुछ उल्टा चल रहा है मेरा सिस्टम। देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है, स्टूडेंट नंबर है। अब इसको ऐसे समझो कि बीसीएनएफ एक्चुअली बोलता क्या है। डोंट थिंक कि जो मैं अभी कर रहा था ना उससे ना आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। मैंने जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है ना उसके अकॉर्डिंग समझाया था। बीसीएनएफ ये बोल रहा है कि आपके पास स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट प्रोफेसर नंबर, ठीक है, स्टूडेंट प्रोफेसर नंबर और स्टूडेंट प्रोफेसर नेम, ये दिया हुआ है। नाउ अब आपके पास कुछ डिटेल पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज योर डिटेल। बीसीएनएफ का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा BCNF कंफ्यूजन का क्रिएट क्या कर है, रहा है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका BCNF फुल फॉर्म। बॉय स्काउट। क्या हो गया अरमान? सर BCNF का फुल फॉर्म। हाँ लिखा तो है बॉय स्काउट। ठीक है सर। क्या हो गया तुम्हें? सर वो स्क्रीन इधर चली गई थी ना इसलिए। अच्छा, अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। मुझे लगा अर्थ कोई कह रहा हो, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, अभी ठीक है, ऑल ओके। एक तो अनम्यूट करो सारे के सारे। कैसे? मेरे को आवाज नहीं आ रही, मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ इसको बेटा। अब सुनो, देखो यहाँ पे क्या है ना, एक पूरी की पूरी टेबल आपके पास है जिसमें स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट प्रोफेसर नंबर है और प्रोफेसर का नेम है। सपोज फॉर एग्जांपल S1 इज a स्टूडेंट नेम इज अरमान, ठीक है, एंड P1 इज द प्रोफेसर नेम एंड प्रोफेसर नेम इज, कहाँ गया, यहाँ डालना है भाई, आलोक, ठीक है। तो ये मैंने प्रोफेशन नेम डाला। अब मैंने लिया S2, S2 लिया, स्टूडेंट नेम इज सृष्टि, ठीक है, और प्रोफेशन नेम इज P2 और प्रोफेसर का नेम डाल दिया हमने क्या, विशाल। अब हमारे पास इस तरीके से डेटा बना हुआ है। तो बीसीएनएफ ये बोलता है डोंट मेक इट योर डेटा लाइक दैट फॉर्मेट, आप इसको मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करके बनाओ तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब बीसीएनएफ बोलता है जितना हो सके छोटे छोटे टेबल्स बनाओ और उनके बीच में फॉरेन की का रिलेशनशिप क्रिएट करके आप उन टेबल को कनेक्टेड करके रखो। तो उससे क्या होता है, उससे आपका डेटा इस वाले केस में रिडंडेंसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर इसी टेबल को आप कैसे बनाते कि सपोज दिस इज योर स्टूडेंट नंबर, दिस इज योर स्टूडेंट नेम, ठीक है, दिस इज योर स्टूडेंट, सॉरी प्रोफेसर नंबर, हमने एसपी नाम लिखा था ना, हम एसपी नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी एक टेबल हो गई, आपने ये डेटा उठाया और किधर डाल दिया, इधर डाल, दिस इज योर फर्स्ट टेबल। ये हो गई आपकी कौन सी, सपोज दिस इज माय स्टूडेंट टेबल, ठीक है। मतलब बीसीएनएफ क्या बोल रहा है, बीसीएनएफ बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा है कि आपके पास ये जो डेटा है ना,
आप इसको इस तरीके से डिजाइन करके रखो। अब आपने एक प्रोफेसर टेबल बनाई, तो ये मेरे हो गए प्रोफेसर टेबल, और प्रोफेसर टेबल में आपने क्या ले लिया, नंबर अन्य दिस इज योर डेटा। ठीक है, ये आपने ले लिया प्रोफेसर टेबल में। ठीक है, अब प्रोफेसर टेबल में ये डेटा ले लिया। दिस डेटा मतलब ये जो प्रोफेसर वाला डेटा है ना, अगर हम बात करें प्रोफेसर वाले टेबल डेटा की, तो इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इंटरकनेक्टेड पार्ट। ठीक है जी। यस सर। तो अब थोड़ा प्रॉपरली, अब सिस्टमेटिकली आप इसको कनेक्टेड फॉर्म में सर ले। यही हम थर्ड में कर रहे थे। हाँ, थर्ड में भी हम यही करते हैं, लेकिन बीसीएनएफ ये बोलता है कि वी नीड टू फॉलो स्ट्रिक्टली दिस फॉर्मेशन। उसमें एक बार को हम ये भी कर सकते हैं कि कोई, हमने क्या बोला था थर्ड में, कि भाई दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है। मतलब हो क्या रहा है, अरमान अरमान डिपेंड कर रहा है एक्स पर्सन पे ना, एक्स पर्सन डिपेंड कर रहा है वाई पर्सन पे। ठीक है, अब लेकिन हम बीसीएनएफ में क्या बोल रहे हैं, बीसीएनएफ में बोल रहे हैं कि हम डिपेंडेंसी पूरे तरीके से खत्म कर देंगे बाय यूजिंग द फॉरेन रिलेशनशिप। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से पूरा डेटा का पूरा टेबल का टेबलर फॉर्मेट है ना, वो क्रिएट कर दिया। ओके, हाँ जी। सर अगर हम स्टूडेंट की अलग टेबल बनाकर कॉम्बिनेशन की भी एक अलग टेबल बना ले तो? कौन से कॉम्बिनेशन के? स्टूडेंट आवाज नहीं है, मान फिर से बोलो। हाँ, दोबारा बोलो। स्टूडेंट नंबर और प्रोफेसर नंबर की। स्टूडेंट नंबर और प्रोफेसर नंबर की, आप ये बोल रहे हो स्टूडेंट नंबर और प्रोफेसर नंबर की दोनों की अलग अलग टेबल बना लें और फिर उसके बाद उसको कनेक्ट कर दें। ऐसा भी कर सकते हो, वो थर्ड एनएफ में चला जाएगा। वो थर्ड एनएफ को फॉलो अप करेगा। आप जो बोल रहे हो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको भी बता देते हैं। जैसे ये तो बीसीएनएफ का फॉर्मेट हो गया अपना। ठीक है, ये बीसीएनएफ का फॉर्मेट हो गया। थर्ड एनएफ में आपने ये बोला कि मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, दिस इज माय की। मैं आगे की मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सी की है। एक मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, आपने इसको भी क्या बोला, ये भी मेरी क्या है, की है। इज दिस क्लियर? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुआ। अब आपने बोला कि मेरी एक एम्प्लॉय आईडी है, दिस इज माय एम्प्लॉय आईडी एंड दिस इज माय EMP_name। ये एक डिफरेंट टेबल हो गई मेरे पास। अब ये टेबल इस टेबल से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, इसका एम्प्लॉय आईडी इससे कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये पोर्शन क्लियर हुआ। अब अगर मैंने एक और टेबल बना दी, किसकी, DAP_ID एंड DAP_name, डिपार्टमेंट का, इसको कर दिया। ये सारी टेबल्स अपन बना रहे हैं। अब थर्ड एनएफ को और डिप में ले जा रहा हूँ कि थर्ड एनएफ, मेरे को पता था इसी वाले पार्ट में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब हम यहाँ पे लेके आए। अब हमसे बोला गया कि भाई ये वाला पार्ट है, तो हमने बोला डिपार्टमेंट आईडी इज कनेक्टेड विद दिस वन। इससे इससे कनेक्टेड है। तो जब हम इस टाइप के स्कीमा में काम करते हैं, किस टाइप के स्कीमा में, लाइक ये जो पोर्शन बना हुआ है, व्हेन यू वर्किंग विद दिस, विद दैट टाइप ऑफ स्कीमा, इसको हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, डीबी को स्टोरेज करने के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। आप इस तरीके से भी इसको फॉलो अप कर सकते हो। ये आपका आता है किसके अंदर, थर्ड एनएफ वाले पोर्शन।
इसके अंदर आ जाता है ये वाला पोर्शन, थर्ड एनएफ वाले पोर्शन के अंदर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, हेलो, Yes, sir. वो कहाँ गया? अरमान, क्वेश्चन पूछा और गायब। यस सर। हाँ, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है, सिनेरियो समझ में आए? सिनेरियो समझ में आ गया दोनों का? हाँ सर। ये एक मतलब काइंड ऑफ थिंग, ये वहां पर थर्ड एनएफ में क्या बोल रहे हैं? थर्ड एनएफ में जब आप पॉसिबिलिटी जनरेट कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिडंडेंसी हो सकती है, बीसीएनएफ में नहीं होगी बिल्कुल। इसमें फिर भी रिडंडेंसी होने के चांसेस है। ठीक है, जो आपने बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो डबल डबल हो सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में बीसीएनएफ में कहीं से भी कोई रिडंडेंसी आ सकती है। नहीं सर। सर हाँ जी, सर कैसे एक दो एग्जांपल दिखा जैसे कि सर ये आपने S1 S2 लिखा है ना वहाँ पे हम्म, S10 में एस नंबर पे, हाँ, और अरमान सृष्टि और P1 P2। तो जैसे कि सर ये एस नेम मतलब कि जो है स्टूडेंट का सेम S1 और S1 रहता और अरमान दोनों साइड में रहता, और बस ये प्रोफेशनल नेम चेंज रहता, तो क्या ये वर्क करता? जैसे कि आप यहाँ पे नहीं, आलोक वो सर। बीसीएनएफ में नहीं आता ना। अच्छा। और स्टूडेंट की डिटेल में जब हम डालेंगे तो स्टूडेंट नंबर तो एक ही बार रिपीट होगा ना इसके अंदर। ये फर्स्ट एनएम में तो काम वर्क कर जाएगा ना ऐसे? अच्छा, ये सारे एनएफ में वर्कआउट करेगा। बीसीएनएफ आपको ये बताता है कि दोनों टेबल आपकी डिफरेंट लेवल पे कनेक्टेड होंगी, और जो आपका कनेक्शन रहेगा वो आपका ये है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर उससे, जैसे आप मूवी डेटा बना रहे हो, मूवी टेबल है, यस सर। मूवी टीवी में आपने देखा ये बीसीएनएफ का कॉन्सेप्ट उसमें चल रहा होता है ऑलरेडी। आप देखते हो कि मूवी आईडी इज कनेक्टेड विद द मूवी जोनर्स यस सर। बाय यूजिंग द मूवी आईडी। दिस इज अ डिफरेंस कि आप उसमें डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट कर सर सकते एक स्टूडेंट तो मल्टीपल प्रोफेसर से पढ़ सकता है और मल्टीपल प्रोफेसर भी एक स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, तो इसमें की कौन सा लगेगा? हो। प्रोफेसर, एक स्टूडेंट मल्टीपल, एक टेबल बनाओ। आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, एक और एग्जांपल है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेट, आपके पास डिपार्टमेंट्स है, आपने बोला मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, मतलब प्रोफेसर्स, आप प्रोफेसर्स को ले लेते हैं। आपके पास P1 P2 P3 इस तरीके से भी प्रोफेसर्स हो सकते हैं, राइट? आप एक जगह प्रोफेसर की डिटेल इकट्ठी कर रहे हो, P1 P2 P3 P4 P5, ओके। अब जब आप फॉरेन की क्रिएट करते हो तो तब क्या होता है? तो रियल टाइम एग्जांपल दिखा देते हो, आप लोगों ने खुद किया है, मेरे को अलग से बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद है? Yes, sir. अगर मैंने आपको बोला कि जो मूवी है, कोई भी मूवी है, सपोज 101 या 967 हमारे पास मूवी है, उसका एक्टर मुझे चाहिए, तो ये किस फॉर्म में होगा? एक्टर निकाल लोगे Yes, sir. कैसे? Movie से movie cast से actor. तो मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं,
लेकिन दिस इज अ फॉरेन की कनेक्शन। हाँ, इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। मेरी की नहीं है ऊपर वाले में। बीसीएनएफ में हमने यही चीज तो बोली कि हमारे पास दो टेबल है, लेकिन सपोज ये प्रोफेसर के अंदर प्राइमरी की है, स्टूडेंट वाले टेबल में प्रोफेसर नंबर जो है वो प्राइमरी की नहीं होगा, वो क्या होगा, फॉरेन की होगा। अब फॉरेन फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है, हाँ सर, हो सकती है। हो सकती है, लेकिन हमारा सेकंड एनएफ क्या बोलता था, मल्टी वैल्यूड कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड एनएफ क्या बोलता है आपको, मल्टी वैल्यूड कॉन्सेप्ट की वैल्यू नहीं नहीं होना होती। चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे एक्टर की डिटेल अलग से रखी है, आप इसको और मैं ब्रेक करूं तो उसको और ब्रेक करने में मैं स्टूडेंट की डिटेल अलग रख लूं और मूवी की डिटेल अलग रख लूं, कोर्स आईडी और प्रोफेसर आईडी एक साथ कर दूं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या प्रोफेसर आईडी और स्टूडेंट आईडी एक साथ रख दो, लाइक इन दैट टाइप ऑफ केस। ये केस अभी हमने ऊपर बना रखा है, आप देखोगे तो ये वाला केस था। इसमें अगर मैं बोलूं कि एक एम्प्लॉय आईडी मेरे पास मल्टीपल टाइम आ रही है, सपोज 101 और 101 दो बार आई और उसके डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे तो डेटा इंडिविजुअली निकलेगा ना, यहाँ पे जो डेटा निकलेगा वो तो इंडिविजुअली निकलेगा, वो ऐसे तो नहीं निकलेगा कि कुछ अलग से प्रोसेस होके आ रहा हो। नहीं सर। हाँ जी अरमान, तुम्हें सर। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो दिस इज द पॉइंट कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, मतलब दिस इज अ पॉइंट कि आपको इस तरीके से उसको कलेक्टिव मोड पे रखना पड़ेगा। आप समझ में आया किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इसके। अब समझ में आया, ये दो एनएफ है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपस में, एक तो आपका बीसीएनएफ और थर्ड एनएफ। सेकेंड एनएफ और फर्स्ट एनएफ बहुत आसान होते हैं, थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ? बस बीसीएनएफ के बारे में एक छोटी सी सिंपल सी चीज याद रखो, बीसीएनएफ क्या बोल रहा है, आप बस एक चीज दिमाग में रखो, मैं हमेशा एक ही चीज दिमाग में रखता हूँ बीसीएनएफ और थर्ड एनएफ को लेके। भाई थर्ड एनएफ बोला ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हटानी है मुझे, बस ये मुझे दिमाग में रखना है। अगर मैं थर्ड एनएफ बना रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा बीसीएनएफ का फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता हुआ चला जाता है, क्योंकि थर्ड एनएफ में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हटाने के लिए बीसीएनएफ के कॉन्सेप्ट को मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा। क्योंकि बीसीएनएफ क्या बोलता है, बीसीएनएफ बोलता है कि भाई आप है ना सारी की सारी चीजें जितनी भी मटेरियल्स हैं उन सबका क्या करो, उसको ब्रेक कर दो मल्टीपल पार्ट्स में। किसमें ब्रेक कर दो, मल्टीपल पार्ट्स में। आप टेबल बना दो ऐसे अलग अलग, आप अलग अलग टेबल्स बनाओगे, आप फॉरेन की कनेक्ट कर दो लाइक दैट टाइप ऑफ फॉर्मेट, तो कभी भी डुप्लीकेसी आने की जरूरत, फॉर्मेशन जो है वो आपको पड़ेगी नहीं। आपको याद है मैं फॉरेन की जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था फॉरेन की सिर्फ रिलेशन क्रिएट करने के लिए नहीं होती, डेटा इंटीग्रिटी क्रिएट करती है फॉरेन, डेटा इंटीग्रिटी या डेटा कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। तो मैंने एक बात मैं बार बार बोलता था कि देखो फॉरेन की में अगर इस टेबल में डेटा है तो दूसरी टेबल में भी डेटा होना चाहिए उससे रिलेटेड, वो तभी अपडेट करेगी। आपने अगर एंट्री करके देखी होगी और आपने अगर बना के उसको टेस्ट करके और एंट्री करके देखा होगा तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि अगर दो टेबल मैंने और मेरे ख्याल से आशीष है बैच में, अभी आशीष नहीं है तो आशीष से पूछना, नहीं है ना आशीष, आशीष से पूछना, आशीष का डेटा बहुत अटका था इसी चीज के चक्कर में, और उसने बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे इसी के रिगार्डिंग कि मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ, मेरा डेटा अपलोड नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ फॉरेन की। और तब सृष्टि ने एक आंसर दिया था कि फॉरेन की को डिसेबल्ड करके डेटा अपलोड कर लो, फिर फॉरेन की एक्टिवेट कर दो। तो दिस इज अ पॉइंट। तो फॉरेन की के थ्रू डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी यानी कि वो बीसीएनएफ वाला फॉर्म हो जाता है, वो सर फॉरेन की भी थोड़ा गलत लगाया था हर एक टेबल में। वो अलग चीज है।
आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन की कॉन्सेप्ट, वो अलग चीज है, दैट इज अ वर्क। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट याद है, यस जो सर। उस तरीके से अपन काम करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली बीसीएनएफ क्या बोलता है, जैसे अगर हम बात करें, इस पे आते हैं वापस, तो इसमें एक डायग्राम फॉलो अप आप कर सकते हो। जैसे कि इसके लिए अपन बात करते हैं, एक डायग्राम होता है, दिस इज कॉल्ड BCNF, ठीक है। थर्ड NF, सेकेंड NF एंड फर्स्ट NF, ठीक है। अब इसका डायग्राम क्या बोलता है, मैं डायग्राम भी आपको बता देता हूँ। ये याद रखो, आपको चीजें याद रहेंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, ये भाई आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से चलता है। दिस इज योर BCNF, ठीक है। दिस इज योर थर्ड NF, ओके। दिस इज योर सेकेंड NF, एंड उसके बाद हम एक और कलर दे देते हैं, दिस इज योर फर्स्ट NF। अब समझ में आ गया कुछ, क्या समझ में आया? सर डायग्राम गलत नहीं बन गया सर? तो हाँ सर, मेरे को ऐसे लगा, उल्टा बन गया। सर सर फर्स्ट में सर पहला सर्कल आएगा, फिर सेकंड में सर दूसरा सर्कल आएगा, थर्ड में सर ऊपर से स्टार्ट होगा सर सर्कल बनना। क्यों भाई? नहीं सर ऐसे ही होगा। सर इसमें देखो सर, फर्स्ट में सर BCA भी इंक्लूड है, थर्ड भी इंक्लूड है और सेकंड भी इंक्लूड है फर्स्ट में, ये कैसे हो सकता है? तो में नहीं है। सर ये अच्छा, देखो हाँ सर हाँ 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 हाँ, नाम नाम गलत डल गए। नहीं भाई, सही तो है, सही तो डायग्राम चल रहा है, तुम कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हो मेरे को। ये सर सही है। सही है वो। BCNF में सब रहते हैं ना सारे, ये सर थर्ड BCNF में तो सब पे फर्स्ट है, रहेगा। सेकंड है। फर्स्ट NF इंडिविजुअल वर्क करता है, सेकेंड NF इंडिविजुअल वर्क करता है, थर्ड NF इंडिविजुअल वर्क करता है, BCNF सब तरीके से वर्कआउट करता है। समझ में आया? अभी यस क्लियर सर। हुआ? डायग्राम गलत नहीं बना है, डायग्राम सही बना भाई। ऐसे मत करा करो यार, नो कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे। एक तो एक्सेल में बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने कि एक्सेल में ड्राइंग कैसे करते हैं। तो दिस इज अ डायग्राम, बहुत बहुत अच्छा सा डायग्राम बन गया, ठीक है। सो BCNF में फर्स्ट NF, सेकेंड NF और थर्ड NF तीनों की प्रॉपर्टी आती है, और थर्ड NF में सेकेंड NF फर्स्ट NF की प्रॉपर्टी आती है। सेकेंड NF में आपके पास फर्स्ट NF की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट NF की किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। फर्स्ट NF डायरेक्ट इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, कोई, ठीक है। फर्स्ट NF इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है। इज दिस क्लियर? यस जी, सर। ये है आपके NF जो आपके बेसिकली यूज में आते हैं। दो NF और होते हैं, एक NF होता है फोर्थ NF जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। काम का इन द सेंस ये भी रिडंडेंसी दूर करने के लिए रहता है। एक होता है आपके लिए फिफ्थ NF। तो ये दो NF और होते हैं आपके पास, इनके अलावा और कोई NF फॉर्मेशन नहीं होता। फंक्शनल डिपेंडेंसी तीन होती हैं, जिसमें से दो हम डिस्कस कर चुके हैं।
एक बची है फुल डिपेंडेंसी, उसको मैं अभी बता दूंगा, बस वो छोटी सी चीज है। लेट मी डिस्कस अबाउट द फोर्थ एनएफ। फोर्थ एनएफ में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा फोर्थ एनएफ क्या है। फोर्थ एनएफ ये बोलता है, पहली चीज तो फोर्थ एनएफ में क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और फोर्थ एनएफ का कॉन्सेप्ट समझना। फोर्थ एनएफ ये बोल रहा है, बहुत सिंपल सी चीज बोल रही है, नो नो मल्टी वैल्यूड, अगर हम बात करें सिंपली, एक लाइन, रिमूव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। और ये हम कहाँ रिमूव कर दे रहे हैं? थर्ड एनएफ में। समझ में आया? बेसिकली आप जब भी देखोगे ना, कोई भी पर्सन होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड बीसीएनएफ पूछ रहा होगा, बस इसके ऊपर वो आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी उसको हटानी होती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या हो सकती है? एनी आइडिया? बताओ। क्या सर? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या हो सकती है? सर एक नॉन एट्रीब्यूट दो कीज पर डिपेंड कर रहा हो, दो। एग्जाम्पल, कोई टैबुलर एग्जाम्पल? तो जैसे स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट एंड देन प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट, वैसे। बैट्समैन की स्ट्राइक रेट जो है वो फॉर्मेट पे भी डिपेंड करता है और कहाँ वो खेल रहा है उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। क्या क्या फिर से बोलो। हाँ जी, क्या बोलो, फिर से बोलो। देखो, अरमान का रोल नंबर सपोज 101 है, ठीक है। पर्सन का नेम क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल मिला मेरे को, सपोज दिस इज माय एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये हो गया हमारा स्किल्स। ओके, अब 101 पे स्किल्स हमने देखी कि भाई 101 वाला जो पर्सन है, उसका जो स्किल है, वो स्किल क्या है? वो प्रोग्रामिंग में अच्छा है। और 101 वाला पर्सन जो है वो एनालिसिस में भी अच्छा है। ठीक है, क्लियर? अब वो पॉइंट आता है कि भाई ये किस तरीके से हो सकता है, व्हाट हो सकता है। अब हमने बोला 101 वाला जो पर्सन है, इन्होंने बहुत अच्छी टेबल बना रखी है। वो गोल्फ, जैसे अगर हम बात करें, अच्छा उसने हॉबीज भी ले रखी है। कभी कभी एग्जांपल्स कहीं से कॉपी करो ना तो पूरा पार्ट कॉपी करो, छोटा मोटा पार्ट कॉपी करो। म्यूट कर लेना, किसकी साइड से आवाज आ रही है? आ रही है। ये टेबल बनी हुई थी एग्जाम्पल में, आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे गूगल पे मिल जाए। तो सपोज फोर्थ एनएफ क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है, दिस इज योर डेटा। रिडंडेंसी है इसमें? हाँ सर है। रिडंडेंसी। अब लेकिन रिडंडेंसी हटाओगे कैसे? हमने क्या करा, हमने एक टेबल बनाई अलग से, दिस इज एन ईएमपी आईडी, ठीक है। और उसमें क्या बोला, दिस इज एन स्किल्स, जो मैं पहले बना रहा था, मैंने पहले यही बना रहा था। मैं 101 पे गया, दिस इज अ प्रोग्रामिंग, ये सेपरेट स्किल हो गई। 101 पे गया, दिस इज एन एनालिसिस, ये सेपरेट स्किल हो गई। ठीक है, एक टेबल ये हो गई मेरे पास। ओके जी।
फोर्थ एनएफ का कौन सा बता रहा हूँ? इसमें रिडंडेंसी कैसे रिमूव करेंगे? है रिडंडेंसी, लेकिन रिडंडेंसी रिमूव कैसे होगी, मतलब इंडिविजुअलिटी कैसे दिखाओगे आप? फिर एक एम्प्लॉय आईडी और बनाई, ठीक है, और इसमें क्या लिख दी? हॉबीज। अब हॉबीज क्या लिखी? 101, इसकी हॉबी क्या है? गोल्फ। 101 इसकी हॉबी क्या है? बॉलिंग। क्या करा इससे? दोनों इंडिविजुअल कर दिए अपन ने। अगर आप डेटा के बेसिस पे देखोगे, एम्प्लॉय आईडी को एक बार छोड़ दो, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो इस डेटा में क्या है, ये डेटा में अगर आप देखोगे जो जो टेबल बनाई है वो दोनों टेबल्स के अंदर हॉबीज और एम्प्लॉय दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर, ठीक है, दोनों टेबल इंडिविजुअल बेसिस पे चल रही है। दिस इज अ सेक्शन फॉर फोर्थ एनएफ। ये था आपका डेटा, ऐसे डुप्लीकेसी आ सकती है उसमें। किसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? सर रिडंडेंसी तो अभी भी है कहाँ है? सर, एक को एक 2 बार आ रहा है। कौन सा 101? वो तो आएगा ना भाई, लेकिन आगे स्किल्स भी तो अलग अलग है। 101 एक प्रोग्रामिंग का, 101 है एनालिसिस का। सर तो ऐसे उसमें भी 3 लोगों के कॉम्बिनेशन में रिडंडेंसी है ही नहीं, 101 प्रोग्रामिंग और गोल्फ का, 101 प्रोग्रामिंग और बॉलिंग। नहीं तो स्किल सेट अलग अलग है ना। स्किल सेट अलग अलग है ना दोनों का। हाँ, दिस तो इज उसमें भी रिडंडेंसी मतलब कैसे हुई लाइक? क्योंकि आप 101 गोल्फ पे अगर चेक करोगे तो 101 गोल्फ पे क्या आएगा? प्रोग्रामिंग। यहाँ पे तो रिडंडेंसी है, इस डेटा को देखोगे तो रिडंडेंसी है। सर इसमें कैसे रिडंडेंसी है? किसके अंदर? अगर मैं गोल्फ में मल्टी वैल्यूड क्या हो रहा था, मल्टी वैल्यूड अगर मैं आपसे पूछता गोल्फ के अंदर, गोल्फ के अंदर मल्टी वैल्यूड क्या था कि ये प्रोग्रामिंग में भी आता है और ये एनालिसिस में भी आता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे इस डेटा को तो गोल्फ पे, गोल्फ का एम्प्लॉय आईडी क्या है? 101 है। अगर आप यहाँ से डेटा निकालोगे तो 101 मतलब गोल्फ पे दो आउटपुट, आपके पास दो स्किल सेट आएंगे गोल्फ के अंदर जब आप इस डेटा को फैच करोगे तब। कौन कौन से? प्रोग्रामिंग और एनालिसिस, लेकिन इंडिविजुअल आएंगे दोनों के दोनों। इंडिविजुअल ऐसे मत समझो कि दोनों के दोनों इंडिविजुअल फॉर्मेट में आएंगे, आएंगे दोनों एक साथ, लेकिन यहाँ पे आपका आपने रिटेंडेंसी किसके थ्रू रिमूव कर रहे हो? इसके थ्रू। डोंट थिंक इसके थ्रू आप नहीं करोगे, आप किसके थ्रू करोगे? इसके थ्रू करोगे, ठीक है ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ 101। आप एम्प्लॉय आईडी को अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख दिया है तो बेसिकली क्या है ना, मैंने आपको उस शुरू से एक चीज बोल रखी है, दिस इज एन काइंड ऑफ थिंग। अगर मैंने आपको बोला कि शुरू से मैंने आपको एक चीज बोल रखी है कि ये आपका क्या होता है, यह आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी की होता है। सो दिस इज दी पॉइंट कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने में दिक्कत आ रही होगी कि हाँ ये अलग अलग फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे स्टूडेंट आईडी है सपोज 21, वो कंप्यूटर भी पढ़ रहा है और वो मैथ्स भी पढ़ रहा है, ठीक है। इसका ना एग्जाम्पल फोर्थ एनएफ वाला है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। एक मिनट को एक और एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। ये हमारे है ना कॉलेज के टाइम टेबल में बहुत होता है, पहली चीज बता दूं, ये अक्सर अपन को कॉलेज का टाइम टेबल में मिलता है कि भाई सर अब जी बोलो। अब की बार सर ये वो एग्जाम्पल में ले लीजिए, स्टूडेंट आईडी ले लीजिए, हॉबीज ले लीजिए और लैंग्वेज ले लीजिए। बताओ एग्जाम्पल पूरा बताओ। ओके, स्टूडेंट आईडी में सर 102 ले लीजिए और हॉबीज में क्रिकेट ले लीजिए और लैंग्वेज में हिंदी ले लीजिए। इसी तरह सेम कर लीजिए, फिर 102 में क्रिकेट और लैंग्वेज में इंग्लिश और फिर म्यूजिक और हिंदी और फिर म्यूजिक और डेटा बना, इंग्लिश। डेटा स्क्रीन बना के दो, बना के, ऐसे समझ में नहीं आया। सर मैं ये बोल रहा था जैसे कि मेरे पास ये
स्टूडेंट आईडी है फर्स्ट में, और दूसरा में हॉबीज है, और सेकंड थर्ड में लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट आईडी में आ जाएगा 102, हॉबीज में आ जाएगा क्रिकेट, और लैंग्वेज में आ जाएगा इंग्लिश। फिर नेक्स्ट एंट्री, और फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 102, और फिर हॉबीज में आ जाएगा क्रिकेट, और लैंग्वेज में आ जाएगा यहाँ पे इंग्लिश। और फिर थर्ड में सर आ जाएगा 102, और हॉबीज में आ जाएगा म्यूजिक, और फिर लैंग्वेज में आ जाएगा यहाँ पे इंग्लिश। नहीं आया वही समझ में? किसी को आया समझ में? एनीवन? मैं बीच में इधर उधर चला गया, मतलब चीज में वो समझ बोल रहा रहा है 3 कॉलम बनाने के लिए। था। फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट आईडी, सेकंड इज हॉबी, एंड थर्ड इज मे बी सब्जेक्ट। यस राइट। स्टूडेंट आईडी में विल पुट 101 एंड करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट एंड सेम ही तो हुआ ना वो, वही वो। जैसे ये जो बना है यही वाला सेम वाले कॉन्सेप्ट है ना फिर तो। यस सर। आप तुम्हें तो उसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो इंडिविजुअल रख रहे हो, स्टूडेंट के साथ में भी आप ले रहे हो। हेलो। हाँ, आप इंडिविजुअल रख रहे हो उसमें, यस सर। यूनिक। तो फिर वो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा ना। मल्टी वैल्यूड का कॉन्सेप्ट ये होता है 101, मैं इसको लिख के बता देता हूँ। मल्टी ओके। वैल्यूड का कॉन्सेप्ट होता है 101 है, 101 आपका प्रोग्रामर भी है, ठीक है, आपका एनालिस्ट भी है, ठीक है, और यस। उसके दो हॉबीज है, गोल्फ एंड बॉलिंग, ठीक है। अब ओके। इसको मुझे इंडिविजुअल करना है तो मैं कैसे करूँ? दिस इज अ पॉइंट। यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया है, बट दिस इज अ मल्टी वैल्यूड कॉन्सेप्ट। एक्चुअली यही होता है मल्टी वैल्यूड कॉन्सेप्ट, कि एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आपकी आ रही हैं, तब आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ओके। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम उसको इस तरीके से हैंडल करें, हम इंडिविजुअल टेबल बना देंगे। हेलो, यस सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें, जैसे आई नो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सपोज एक दो एग्जांपल और देख रहा था मैं ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला कि स्टूडेंट आईडी है, लैंग्वेज है, हॉबी है। आप शायद वहां से बोल रहे हो, क्या बोलते, गीक फॉर गीक से, क्योंकि उस पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी, लैंग्वेज, हॉबी आर एट्रीब्यूट इफ स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल हॉबीज, ठीक है, and languages. A multi-value dependency exists. To resolve this, split the table into the separate tables for language and hobbies. मैंने भी तो यही किया है कि एक मेरे पास एम्प्लॉय है 101, उसके मल्टीपल स्किल सेट और मल्टीपल हॉबीज है। अब उसको मेरे को दिखाना है, तो मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको दो इंडिविजुअल टेबल में डिफाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फोर्थ एनएफ। फोर्थ एनएफ ये बोलता है मल्टी वैल्यूज अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उसे आप सेपरेट कर दो मल्टीपल टेबल्स के अंदर। ओके। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फोर्थ एनएफ। ओके, तो ओके सर। मतलब वो बस इतना बोलता है फोर्थ एनएफ कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो है वो हटा दो, ठीक है। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सिस्टम क्लियर हुआ? हाँ, बाकी यस सर। ठीक है जी। सो फोर्थ एनएफ में रिमूव मल्टीपल डिपेंडेंसी, सिर्फ मल्टीपल डिपेंडेंसी आपको रिमूव करनी है। और ये किसी भी एनएफ, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ की वैल्यू ले रहा है। तो फोर्थ एनएफ इज व्हाट, कि बीसीएनएफ का कॉन्सेप्ट तो है ही है, लेकिन ये मल्टीपल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आपको रिमूव करके देगा। बाकी सब में मल्टीपल वैल्यूज के कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट रिमूव हो रहे हैं, ऊपर वाले में हो रहे हैं। आपको फोर्थ एनएफ के कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे देखोगे ना, आप बीसीएनएफ में देखो,
आप सेकंड एनएफ में देखो, आपका मल्टीपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आप रिमूव कर ही रहे हो। कहाँ सर बताओ? सर इसमें भी तो ये BCNF का सारा कुछ इसमें भी तो सेम चीज होना चाहिए ना? हाँ तो सारी चीजें हैं ना, थर्ड एनएफ को वो फॉलो कर रहा है, हाँ थर्ड एनएफ तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और फोर्थ एनएफ में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका मल्टी वैल्यूड का कॉन्सेप्ट फर्स्ट एनएफ ही क्लियर कर देता है। ओके सर। उन्हें बना रखा है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ फोर्थ एनएफ की जरूरत। डायग्राम मैंने इतने ही क्यों बनाया, क्योंकि जब जितना भी डायग्राम देखोगे ना ऑनलाइन भी कहीं भी, आपको इतना ही डायग्राम मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे जो फोर्थ एनएफ है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो बोल रहा है, वो ऑटोमेटिकली हम कौन से एनएफ में हटा रहे हैं, फर्स्ट एनएफ में आप हटा ही दे रहे हो उसको। यस सर। आपको फोर्थ एनएफ की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ एनएफ में ही एक चीज बोली क्या इन्होंने, रिमूव, मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, वर्ड्स तो मार्केट में बहुत सारे एलिमिनेटिंग बहुत सारे वर्ड्स में, रिमूव मल्टी जॉइंट डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। ठीक है, फिफ्थ एनएफ क्या बोल रहा है, रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी। आपको जॉइंट की डिपेंडेंसी खत्म करनी है। अब जॉइंट की डिपेंडेंसी कैसे खत्म होगी, बताओ? आपने फोर्थ एनएफ पढ़ा, फिफ्थ एनएफ पढ़ा, थोड़ा सा और लगाओ दिमाग, ट्राई करोगे तभी तो आएगा। सर ज्यादा जॉइंटेबल ना हो। सर इसमें ये फोर्थ का जो है ना, इसमें कोई भी ये ना हो डाटा मैच। और नहीं, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। सर कल थोड़ा बहुत देख रहे थे, कुछ कुछ आ रहा था समझ और कुछ कुछ आ भी नहीं रहा था। क्या पूछो, वो जो नहीं आ रहा समझ, जो आ रहा तो वो पूछोगे नहीं तब तक मेरे को थोड़े ना पता चलेगा। सर ये फिफ्थ तो यही करता है ना सर, मतलब कि पहले तो हाँ, फोर्थ वाला इसमें सारे कंडीशन, फोर्थ का कुछ भी कंडीशन इसमें मैच ना हो। फोर्थ का कुछ भी कंडीशन इसमें मैच ना हो, मतलब ज्वाइंट डिपेंडेंसी ना हो। जॉइंट डिपेंडेंसी ना हो तो मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल इज व्हाट, एग्जाम्पल के साथ। और नहीं देखा, विदाउट एग्जांपल आपने बोला है उसमें मैच ना हो, और मैंने भी आपको बोल दिया रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी। अब आप इतनी सी बात से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें पूरा एग्जांपल देना पड़ेगा। तो मेरे को एक एग्जांपल मिला, सपोज मेरे पास एक सप्लायर है, हम्म। ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और मेरे पास कस्टमर है, ठीक है। अब आपने बोला कि मेरे पास सप्लायर का नाम जो है वो अली है, ठीक है, प्रोडक्ट है पार्ले, कस्टमर जो है जॉन है, ठीक है। मेरे पास दूसरा कस्टमर जो है, दूसरा कस्टमर है योगेश, ठीक है, और हम्म। प्रोडक्ट है मेरे पास गोदरेज, गोदरेज नहीं लिख रहे, वो लिख देते सपोज नीम, ठीक है। तो क्या हो रहा है मेरे उसमें, ठीक है, कस्टमर है जॉय, ओके। मेरे पास एक कस्टमर है रजनीश, सॉरी सप्लायर है रजनीश, और मैंने उसको दे दिया यहाँ पर साइट, दिस इज माय प्रोडक्ट, कोई इसका वो है कस्टमर, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। ये एक टेबल है आपके पास। अब वो क्या बोलता है कि आप, फिफ्थ एनएफ बोलता है कि आपको ज्वाइन नहीं करना, आप इंडिविजुअल रिमूव ज्वाइन, क्या क्या बोला था, ज्वाइंट डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सप्लायर की टेबल बनाई, ठीक है, और एक प्रोडक्ट की टेबल बनाई, ठीक है। ओके।
तो सप्लायर हो गए हमारे ये तीनों, ये डाल देते हम, ये आ गया डेटा। ठीक है, अब इन्होंने बोला और इसको अलग करो, तो एक सप्लायर की टेबल हो गई, कस्टमर, एक कस्टमर की टेबल हो गई, हो गया आपका सप्लायर, और ये हो गया आपका कस्टमर। ठीक है, अब एक टेबल किसकी हो गई, एक टेबल हो गई आपकी सप्लायर एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और कस्टमर की। प्रोडक्ट और कस्टमर। ठीक है, तो ओके सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। यस सर। हाँ जी, सर इसमें जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होता है? क्या जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होता है? जो दूसरे टेबल पे डिपेंड। ये वो तो होता ही है। अब एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं एग्जाम्पल सोच रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जॉइंट डिपेंडेंसी पूछोगे। लाओ एक काम करता हूँ, थोड़े से गूगल बाबा की मदद लेते हैं। तो हम गूगल पे जाते हैं, नाम यहाँ डाल देते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, अब जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होता है, इज अ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म दैट कैन रिकंस्ट्रक्ट बाय जॉइनिंग मल्टीपल टेबल्स each containing subset of original table at attributes. For example, this is an example. ठीक है, अब आप जॉइंट डिपेंडेंसी समझो, इसको मैं कहाँ गया, डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब जॉइंट डिपेंडेंसी समझना, डाउनलोड हो गया यार, ये टेबल दिखाई दे रही है, फोकस ऑन कलर ओनली। R1 R2 से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और R2 R3 से कनेक्ट हो सकता है, और R1 R3 से भी कनेक्ट हो सकता है, तीनों कनेक्टिविटी हो सकती है। तो जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो इधर से R1 का डेटा, R1 ये व्हाइट व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ना, इसके बेसिस पे आप ये कलर कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, और R2 में से इसके बेसिस पे ये कलर कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, और R3 में ऑलरेडी आपका ये कलर कॉम्बिनेशन है। तो जो आपने टेबल में देखी थी, जो हमने टेबल्स अभी तक यूज करी हैं, उसके अंदर आपने देखी होगी दीज आर द जॉइंट डिपेंडेंसी। ये देखो, ये बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने। कई बार ऐसे सर्च आउट किया करो, आपको कई अलग अलग पुस्तक मिल जाएगा। तो यू कैन सी 0 1 0 0 0 0 1 0 0, और यहाँ पे आपके पास ये टेबल है। ठीक है, अब इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो मर्ज कैसे होगा, लाइक इन दैट फॉर्मेट। ज्वाइन पढ़ा है ना, ज्वाइन में अपन मर्ज करते हैं तो टेबल किसके बेसिस पर मर्ज होती है, हेलो, कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जॉइंट डिपेंडेंसी। इज दिस क्लियर? यस सर। अब Yes, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आपका जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होती, देखो इसने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नो जॉइंट डिपेंडेंसी, अब अपन क्या करते हैं, रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या रिजल्टेंट रहता है। रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी अगर करें, कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी। तो सर उसमें उल्टा कर सकते होंगे। नहीं, उल्टा क्यों करते हो, जॉइंट डिपेंडेंसी के एग्जांपल आ रहे हैं सारे। अच्छे से कोई इमेज नहीं मिलती।
ये एआई है ना, सबसे प्रॉब्लम हुई है पता है। जो मैं एग्जांपल यूज कर रहा था वो ये वाला था। और मेरे को फिफ्थ एनएफ का कोई ये देखो कितनी छोटी चाहिए बिल्कुल। देखा, अब देखो फोर्थ एनएफ एंड नो जॉइंट डिपेंडेंसी। आपके पास S1 S1 S2 S1 ये बना हुआ है। P1 का डेटा देखो और PR का डेटा देखो, देखा। अब इन्होंने क्या करा, सिंपल सी चीज है जो मैंने करा था ना सप्लायर वाले में, सबको इंडिविजुअल इंडिविजुअल टेबल बना दिया अलग अलग। अगर अगर मैं आपसे यहाँ कहाँ गया अपना वाले डेटा, हम जाते हैं इस पे। अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हम देखें तो क्या आपको नहीं पता चलेगा अली कौन सा अली जो है वो कौन से प्रोडक्ट का काम करता है पार्ले पे? इस टेबल से पता चलता है इंडिविजुअल। आपको कहीं किसी टेबल से कनेक्ट करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सप्लायर के ये पता कर सकते हो अली का कस्टमर कौन है, ये भी आपको इंडिविजुअल पता चल रहा है। और आप पार्ले पे पता कर सकते हो आपका कस्टमर कौन है प्रोडक्ट पे, ये भी आपको इंडिविजुअल पता चल रहा है। तो मतलब क्या ये तीनों टेबल, दिस टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, या आपस में किसी भी एंगल पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रखती है? नहीं सर। हाँ जी अरमान, सृष्टि को तो समझ यस में सर। आता है। क्या ये तीनों टेबल में आपसे अगर मैं पूछूं ये अरमान सप्लायर, कोई भी एक सप्लायर है वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है, सपोज मैंने बोला रजनीश है, तो रजनीश कौन सा प्रोडक्ट हैंडल करता है, तो आप क्या करोगे, सप्लायर वाली टेबल में जाके पूछ के बता दो ये काइट है। और मैंने बोला कि भाई मेरे को कस्टमर बताओ रजनीश का, तो आप बता दोगे कोई है। और मैंने अगर बोला कि काइट जो है उसका कस्टमर कौन है, तो कोई है। तो मतलब आप अगर सप्लायर के बेसिस पे प्रोडक्ट निकालना चाहते हो मिल जाएगा, आप सप्लायर के बेसिस पे कस्टमर निकालना चाहते हो मिल जाएगा, आप प्रोडक्ट के बेस पे कस्टमर निकालना चाहते हो मिल जाएगा, आप प्रोडक्ट के बेस पे सप्लायर निकालना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। तो ये डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन हम लोग इसमें बिल्टअप नहीं कर रहे, बट ये ये चीज वाली टेबल से भी पता चल जाएगी। हाँ, बट हम इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ एनएफ को हम इस लेवल पे फॉलो नहीं करते। बाकी आप देखोगे ना ऊपर आपका मेनली जो फॉलो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और BCNF, ये 4 फॉलो होता है। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ एनएफ आपका फॉलो नहीं होता। ओके सर बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। कुछ और अभी और एग्जांपल देखने पड़ेंगे घर पे। क्या? वो तो भाई सिनेरियो। हाँ, ये ऐसी चीज है, ये अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी। मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतना बार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी है ना मेरे को समझाने में बोलते हैं ना जान निकल जाती है मेरी कि एक्सप्लेन कैसे करें इस चीज को। तो ये पोर्शन है, तो आप इसको प्लीज एक बार इसको आप लोग क्या करोगे बना के देखना। और सेकंड एनएफ तो ठीक था, थर्ड तक भी ठीक था, उसके बाद 3.54 और 5 थोड़ा अजीब हो जाता है। 5 यूज भी नहीं करते, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के पेपर में आया है मेरे पास आज तक, और एज ए डेटा एनालिस्ट एनएफ मुझसे पूछे नहीं गए हैं, सही बताऊं तो। ये तो इसलिए ऐड ऑन कर दिया क्योंकि आजकल है ना पोजीशन निकल जाती है डेटा इंजीनियरिंग की, तो सिलेबस में ऐड ऑन मार दिया ये डेटा इंजीनियरिंग की पोजीशन आ गई, तो उसमें भी आपसे अगर बाई चांस डेटा इंजीनियरिंग का काम दे दिया तो आप उसमें आंसर्स कर दो। डेटा इंजीनियरिंग में भी सिर्फ इतने से पार्ट से काम नहीं चलता है, डेटा इंजीनियरिंग में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हार्डकोर होना पड़ता है। ओके, इतना पार्ट क्लियर हो गया, ये तो आप कर ही लोगे। अब भेज दूं भाई? हाँ सर। हाँ जी बोलो।
कोई कुछ पूछ रहा सर था? अगर ऐसा करे तो एक डेटा लेकर उस पे 3-4 NF प्रैक्टिस करें। 3-4 एनएफ प्रैक्टिस करने की जगह आप है ना, जैसे ये जो डायग्राम है ना, इसको समझ के एनएफ समझोगे तो ज्यादा बेटर है। एनएफ कंसेप्ट मैनुअल वर्क नहीं है। आप एनएफ मैनुअल वर्क बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम्पल, जैसे अपन ने एग्जाम्पल सेट करे ना एक्सेल में बना बना के, जो सीख रहे थे अपन लोग कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे सिनेरियो बना के करोगे तो आपको एनएफ समझ में आ जाएगा। अगर आपने सोचा कि क्वेरी के साथ में प्रोसेस करके बनाए तो एट डोंट थिंक तो वो आपको वर्कआउट करेगा, बट ट्राई करके देख लेना। एक्सेल में ही एक बड़ा सा डेटा ले ले, मतलब 100-150 रोज का, और उसमें हम ये करें, सोच रहा हूँ। हाँ मतलब बना के देख लेना, बट ये जो होता है ना अरमान, ये कंसेप्चुअल है, और कॉन्सेप्ट को अगर आपने कॉपी और पेन से बना के देखा ना तो 110% वो आपको आ जाएगा। ओके, मतलब सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, मैंने अपना तरीका बताया। आप एक बार ट्राई करके देखना जो आप बोल रहे हो। इफ इट इज वर्किंग, देखो हो सकता है कई बार काम कर जाती है चीजें। इफ इट इज वर्किंग तो आप बताना कि हाँ मैंने ऐसे किया था और मेरा ये चीज वर्कआउट करा। ठीक है, तो ठीक है। अपन क्या करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आऊंगा ना। तो एक बार ट्राई करके देखना कि अब सैंपल सेट हो रहे हैं अगर बना के, तो वो और बेटर हो जाएगा अपने लिए। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, एनएफ में कोई क्वेश्चन नहीं है? तो कल सेशन नहीं होगा, सेशन होगा आपका सैटरडे को। ओके, सर मैं ये बोल रहा था, कोई असाइनमेंट कोई सा भी है तो वो ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना। हो गए पुराने वाले? पुराने वाले हो गए दोनों, कौन से? हॉस्पिटल और मूवी डीबी का। कुछ कुछ उसमें डाउट है, जैसे कि 30 नंबर का हॉस्पिटल में, और एक 6 और 7, और फिर 40, मतलब 39, सॉरी। क्वेश्चन तो डाला ही नहीं। क्या सर? क्वेश्चन उसमें तो डालो ग्रुप में। ओके, डाल देते हैं। क्वेश्चन नहीं डालोगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो लो पेपर असाइनमेंट कर दिया। ऐसे तो वो अरमान भाई से हो जाता है और हिमांशु से, दोनों को। मैंने डाला है, कुछ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, उसी में ग्रुप में डाले थे, उसके डाउट्स के साथ में असाइनमेंट के भी डाउट डाल दिए थे मैंने, यहाँ टॉपिक डाले थे। डाले हैं। हाँ, सुमित भाई वो करके देख लेना तुम, विंडोज फंक्शन का एक छोटा सा असाइनमेंट है, इंश्योरेंस वाला। ओके ओके। तुमने क्वेश्चन पीडीएफ डाली नहीं? सर ने डाली है तो। सृष्टि ने डाला है विंडोज फंक्शन वाला। यस सर, किसी ने बोला था। एक बार डाल दिया मैंने। असाइनमेंट कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो एक बार। असाइनमेंट चाहिए भेज दिया मैंने, 115 क्वेश्चन भेजा। वो सर प्रोजेक्ट का क्या करें? प्रोजेक्ट कुछ एक दे दो अच्छा सा। सीएसडी का भेजा है एक्सेल पे। एक्सेल पे भेज रहा हूँ भाई पहले। बना हुआ है बट इसको बना देना फिर से। ओके सर। ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली बनाना। ये तो जो क्वेश्चन मेरे पास लिखे थे ना, वो क्वेश्चन के बेसिस पे बना दिया। हो उसमें भी क्वेश्चन मैंने पूरे नहीं करे, बस मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन करे थे। ठीक है, सर डैशबोर्ड तो पावर बीआई से करेंगे ना? क्यों एक्सेल में नहीं होता? एक्सेल में भी तो होता है डैशबोर्ड। सर ये तो पावर बीआई में होगा ना? एक्सेल में भी बनाना है तो ओके सर। पावर बीआई में थोड़े ना बनाना है। ठीक है, ओके सर। ओके। सर रियल डेटा कहाँ से मिलते हैं? केगल पे तो डमी मिलते हैं। रियल डेटा भाई कोई देगा ही नहीं ना। मैं मेरे से पूछो, मैं कौन सा अपना रियल डेटा दे दूंगा।
डेटा बहुत क्रिटिकल होता है भाई, रियल डेटा मैंने आपको दे दिया, आपने गलती से कहीं इधर उधर कर दिया ना, कंपनी डूब जाएगी। सर तो जो मैं प्रोजेक्ट दिखाऊंगा वो डमी डेटा पे दिखाऊं तो चलेगा? हाँ, प्रोजेक्ट नहीं दिखाते कभी भी, हम सिर्फ अपना रोल्स डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में मेरा रोल ये था, और मेरा प्रोजेक्ट जो था वो इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेट करता है, और उस डोमेन में मेरे को कितनी नॉलेज है मैं सिर्फ वो बताऊंगा। आप कंपनी का प्रोजेक्ट भी नहीं दिखा सकते, आप क्लाइंट का नाम तक नहीं बता सकते। सर नहीं, एज अ कंपनी नहीं, मैं तो फ्रेशर हूँ, जैसे मैंने ब्लिंकिट का बनाया था तो किसी कंपनी का नहीं, वो पर्सनल बनाया था, तो वो दिखा हाँ, सकता हूँ। आप वो दिखाओ, बिल्कुल दिखा सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि इसमें मैंने इतनी चीजें निकाली है, मैंने कस्टमर का डेटा भी फिल्टर आउट करके मैंने कस्टमर के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया था, मैंने प्रोडक्ट के ऊपर भी एनालिसिस परफॉर्म किया, मैंने उसकी सेल्स पे, उसके डिलीवरी पार्टनर पे, सब पे एनालिसिस परफॉर्म किया, और उस पर मेरे को ये फाइंडिंग्स मिली थी, ये आप दिखा सकते हो। और एज अ फ्रेशर आपको वही दिखाने पड़ेंगे। लाइव डेटा का मतलब लाइव सिनेरियोस का होता है, लाइव डेटा कभी भी आपको मिलेगा नहीं, लाइव डेटा लेने के लिए आपको कंपनी के साथ में वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसके साथ में एनओसी साइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो नॉर्मली फॉर्मेट नहीं होता, हमें सर वेब स्क्रैपिंग टाइप से भी तो मिल जाता है ना? कहीं हाँ, वो कुछ वेब तो स्क्रैपिंग से release मिल जाएगा। करती होंगी। कैगल बट सारे डेटा वही तो रहते हैं वेब स्क्रैपिंग वाले, कैगल पे जितने डेटा रहते हैं सब वेब स्क्रैपिंग के हैं। वेब स्क्रैपिंग से तो बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। क्योंकि ब्लिंकिट वाला जो डेटा था तो फेक डेटा था सर। लो, रियल टाइम डेटा चाहिए, लेकिन है हाँ ना, सर, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत आराम आराम से। हाँ सर वो कर लूंगा, बस सोर्स बता देना सर। कई बार ऐसा होता है, मैं सोच रहा था कुछ डेटा कलेक्ट करूं, अलग अलग साइट में जाके अलग अलग करना पड़ता है, फिर उन्हें मैच नहीं होता। ओके, वेब स्क्रैपिंग से अगर अच्छा डेटा स्क्रैप करना है तो एनएससी की वेबसाइट आप लोग स्क्रैप कर सकते हैं, या फिर जो आप लोग डेटा यूज कर रहे थे अभी मूवी के लिए तो IMDb की वेबसाइट स्क्रैप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एपीआई, जितनी भी एपीआई से डेटा फेच होंगे वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ सर, एपीआई कैसे ले वो? एपीआई उस पे आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद में सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोफाइल में, वहां पर आता है ऑप्शन क्रिएट एपीआई का। आप जब अकाउंट पे जाएंगे ना तब वहां पर क्रिएट ऑप्शन आएगा एपीआई का, ठीक है। या ये फिर वाला, हाँ बोलो बोलो वाला बोलो। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक सैटरडे संडे में मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। जब जिस दिन डाउट क्लास होती है आप लोगों की, उस दिन मैं एपीआई फेस कराना बता दूंगा कि एपीआई के अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ओके, और बाकी सैटरडे संडे को आप लोगों का रिज्यूम का इस बार रहेगा, ठीक है। और एक ये डेटा मिला था मेरे को, एंड दिस इज अ लाइव फॉर्मेट। आप डेटाबेस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। 1920 से लेके 2025 तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं सबका डेटा है, ओके। सर बट नाम क्या है साइट का? इसका यूआरएल भेज देना सर ग्रुप में। वेट का भाई, थैंक्स सर। आप इधर से भी डेटा, मतलब ये मेरे को मिला था कि वैसे मैं सर्च आउट कर रहा था तो मेरे को ये मिला था कि यहाँ से आप डेटा निकाल सकते हैं, ऐसी एक हिस्टोरिकल डेटा भी अवेलेबल है, वहां से भी आप निकाल सकते हो। एक कस्टमर का भी ऐसे ही अभी अवेलेबल है, डेटा वर्ल्ड है, उधर से भी आप ले सकते हो। बहुत वेबसाइट है यार, लिमिट तोड़े रहा है, और डोमेन फिक्स करके आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लो, कल सेशन नहीं है, ओके। ओके आपका सेशन होगा सैटरडे को, क्लियर है? Yes. ओके जी, चलो बाय बाय।